नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सिलेबस किसी भी पाठ्यक्रम का आधार होता है, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करें या फिर आप कॉलेज के एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। अगर आपको सिलेबस काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप वो चीज़ें बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे जो परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं। तो आइए हम एमए इतिहास के चौथे सेमेस्टर के सिलेबस को समझने का प्रयास करते हैं। एमए इतिहास फोर्थ सेमेस्टर की प्लेलिस्ट आपको चैनल में मिल जाएगी, जिसके ज़रिए भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। इस प्लेलिस्ट में आपको एमए के बहुत सारे वीडियोस और बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न पत्र आता है 20th सेंचुरी का 20th सेंचुरी ऑफ वर्ल्ड, 20वीं शताब्दी का विश्व। इससे पहले ही समझ लीजिए, ये शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिंदवाड़ा का ये सिलेबस है, जहाँ पर से मैंने पढ़ाई की है। और इसका संबंध वैसे तो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय से है, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए कि जो ऑटोनॉमस बॉडीज़ होती हैं, जो ऑटोनॉमस कॉलेज होते हैं, उनका सिलेबस वो खुद ही डिज़ाइन करते हैं। इनके यहाँ पर ऑटोनॉमस सेल होते हैं और इनके यहाँ पर जो पढ़ाई का जो सिस्टम रहता है वो भी काफ़ी हद तक ये खुद ही बनाते हैं, तो ये यूनिवर्सिटीज़ से अलग होते हैं। इसलिए अगर आपके सिलेबस के टॉपिक्स इस सिलेबस से मिलते होंगे तो आपको ज़रूर इस वीडियो से और इस प्लेलिस्ट से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आइए 20वीं शताब्दी के विश्व की बात करते हैं। यहाँ पर पहली यूनिट आती है शीत युद्ध तथा इसके प्रभाव। शीत युद्ध क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो साम्यवाद और पूंजीवाद, या फिर एक प्रकार से कहें कि रूस और अमेरिका में जो टकराव हुआ और जिसका परिणाम रूस का विभाजन हुआ, वो शीत युद्ध कहलाता है। इसके प्रभाव, इसके कारण और इसकी विचारात्मक व राजनीतिक आधार पर समझौते, संधियाँ, नाटो, वार्सा पैक्ट, सीटो आदि आपको समझाना है। यानी कि पहली यूनिट में कुल मिलाकर शीत युद्ध की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक की ही बात है, क्योंकि नाटो यानी कि नॉर्थ ट्रीटी नॉर्थ नाटो का क्या होता है यार, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन करके जो संगठन है, वो अमेरिका ने बनवाया था कि भैया कोई अगर यूरोपीय या फिर कोई हमारे समर्थित देशों पर, नाटो देश पर हमला करता है तो हम उस पर हमला करेंगे, क्योंकि नाटो देश पर हम कि नाटो के किसी एक सदस्य देश पर हमला मतलब कि नाटो पर हमला, सभी पर हमला, और सभी मिलकर फिर उसकी बैंड बजाएंगे। यही कारण है कि अभी जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो यूक्रेन के ऊपर रूस ने इसीलिए युद्ध किया क्योंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाह रहा था, और ये भी यही सोच रहे थे कि एक बार यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाए फिर हम रूस को मज़ा चखाएंगे, लेकिन ये हो नहीं पाया। तो पहली यूनिट में शीत युद्ध ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में देखिए, दूसरी यूनिट में संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विश्व शांति की अवधारणा, क्षेत्रीय तनाव, फिलिस्तीन, कश्मीर, सुएज नहर मामला और कोरिया तथा वियतनाम संकट। यानी कि आपको एक एक समस्या दे दी गई है एक एक यूनिट में, और वो समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि आपको पूरी यूनिट आराम से आप पढ़ सकते हैं और उनसे आसानी से प्रश्न भी बन जाते हैं। जैसे शीत युद्ध को समझाते हुए इसके कारण प्रभाव बताइए। 2 नंबर में किसी एक संगठन के बारे में पूछ लेगा, नाटो, वार्सा पैक्ट या सीटो के बारे में। वही यूनिट 2 की बात करें तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके विश्व शांति के लिए किए गए प्रयासों को समझाइए। ये प्रश्न पूरी यूनिट को समेटता है और ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। कौन सा? कि संयुक्त राष्ट्र को समझाते हुए उसके द्वारा किए गए विश्व शांति के प्रयासों को समझाइए। तो इसमें आपको फिर उसकी शांति की अवधारणा बताना पड़ेगा, फिलिस्तीन की समस्या, कश्मीर की समस्या, सुएज नहर, कोरिया और वियतनाम जैसे संकटों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा कि कैसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी प्रभावी भूमिका इन समस्याओं में निभाई है। इसके बाद में तीसरी यूनिट हम देखते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन एवं तृतीय विश्व। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अवधारणा, उदय एवं विकास, सफलताएं एवं असफलताएं। तृतीय विश्व अवधारणा, विशेषताएं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भूमिका।
दोस्तों तीसरी यूनिट, जैसे कि ये जो सिलेबस है ना यहाँ पर इस पेपर का, ये काफ़ी बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया गया है मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर हर एक यूनिट में एक बड़ी समस्या, ये एक संगठन दे दिया गया है। और अगर आप उस संगठन को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं, उसकी कार्यप्रणाली और उसके कार्यों को, उसके प्रयासों को, तो आप न केवल उस यूनिट को बेहतर तरीके से कर पाएंगे, बल्कि आप अपने दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आप उसे बहुत आसानी से कवर कर पाएंगे। अब देखिए, जो तृतीय विश्व है, वो तृतीय विश्व की अवधारणा ही गुटनिरपेक्ष है। यानी कि 1950 के दशक में जो देश आज़ाद हुए, जैसे भारत आज़ाद हुआ, अफ्रीका के देश आज़ाद हुए, तो इन लोगों ने क्या किया कि इनके सामने दो ऑप्शन थे, या तो ये रूस की साम्यवादी विचारधारा को अपना ले, या फिर ये अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा को अपना ले। लेकिन 1945 के बाद से 1900, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो यहाँ पर दोनों में विचारधारा की लड़ाई शुरू हो गई थी, जिसके चलते जो नए आज़ाद हुए देश थे, भारत जैसे, वो ये समझने लगे थे कि अगर हम इनमें से किसी एक गुट में शामिल होते हैं तो हमारा भविष्य तो खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि अभी तो हमने विकास कार्य शुरू ही नहीं किए हैं। अगर हम अमेरिका से शत्रुता ले लेते हैं तो फिर हमें रूस से सस्ता तेल नहीं मिलने वाला। अगर हम रूस से शत्रुता ले लेते हैं तो हमें अमेरिका और यूरोपीय देशों से टेक्नोलॉजी और तकनीक नहीं मिलने वाली। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कहा कि हम ना तो रूस की तरफ जाएंगे, ना तो हम अमेरिका की तरफ जाएंगे, हम तटस्थ रहेंगे, हम विश्व की समस्याओं पर खुलकर बोलेंगे, लेकिन हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे। इसे कहा गया गुट निरपेक्ष, यानी कि किसी गुट में ना रहना गुट निरपेक्ष कहलाता है। और इन्होंने इस गुट निरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया। इसके प्रतिपादक कौन थे, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो मिस्र के जो मार्शल टीटो या कर्नल नासिर, ऐसे कुछ थे, और एक और थे, उनका मैं नाम भूल गया हूँ। इस तरह से तीन नेताओं ने मिलकर इस आंदोलन की शुरुआत की थी, और फिर 1961 में बाकायदा इसकी नाम करके नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट करके एक संगठन की स्थापना की गई, और 2012 तक इसमें 120 से ज़्यादा सदस्य हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात की गई है। इसके बाद में चौथी यूनिट में आते हैं, तो यहाँ पर रूस का विघटन और शीत युद्ध का अंत और के कारण तथा प्रक्रिया, समाजवाद का अंत, पूंजीवाद की स्थापना, समाज तथा राजनीति पर इसका प्रभाव, द्विध्रुवीय व्यवस्था से एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन। तो जहाँ पर पहली यूनिट में ही इन्होंने शीत युद्ध की बात की है, तो दूसरी यूनिट में इन्होंने क्या किया, चौथी यूनिट में इन्होंने क्या किया है, चौथी यूनिट में इन्होंने शीत युद्ध का परिणाम कर दिया है। क्योंकि शीत युद्ध इतना व्यापक है कि उसे एक यूनिट में संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसमें बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, रूस के विघटन के बाद में कैसे समाजवाद और पूंजीवाद की स्थापना होती है, और कैसे एक ऐसे विश्व की शुरुआत होती है जहाँ पर ना तो पूंजीवाद हो, ना साम्यवाद हो, वहाँ पर सिर्फ एक विचारधारा हो, वो हो वैश्विकवाद। यानी कि 1991 के समय पर जब हम देखते हैं कि भारत में एलपीजी रिफॉर्म आए, उसके ज़रिए भारत विश्व की अन्य टेक्नोलॉजी, या फिर लिबरल हुआ भारत अपनी नीतियों को लेकर, और वैश्वीकरण की ओर बढ़ा। तो इसी तरह जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो विश्व ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण की तरफ बढ़ा, और दुनिया एक है का नारा शुरू हुआ। तो यहाँ पर हमें यही बताना है। पांचवी यूनिट की बात करें तो वैश्वीकरण तथा तृतीय विश्व पर आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव, विज्ञान एवं तकनीकी सूचना तथा प्रौद्योगिकी का विकास। यहाँ पर इन्होंने 3 यूनिट में तो अलग अलग संगठनों की बात कर ली। पहली यूनिट में इन्होंने शीत युद्ध की बात की, दूसरी यूनिट में संयुक्त राष्ट्र की बात की, और तीसरी यूनिट में इन्होंने गुटनिरपेक्ष की बात की। चौथी यूनिट में इन्होंने शीत युद्ध का अंत बताया, और पांचवी यूनिट में इन्होंने जो तीसरी यूनिट है यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन,
उसके बाद की प्रक्रियाएं बताई और वैश्वीकरण वगैरह बताया। तो ये है इसका सिलेबस। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है क्योंकि मैं आपको अपने तरीके से या फिर अपनी तरफ से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो में बने रहेंगे, या फिर अगर आपको वीडियो लंबा पड़ता हो तो आप स्पीड ज़्यादा करके या फिर जैसे भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दूसरा पेपर आता है आधुनिक भारत का इतिहास 1858 से 1975, मॉडर्न इंडिया 1857 टू 1975। पहली यूनिट देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रवाद के विभिन्न आयाम, स्तर, संगठित राष्ट्रवाद का उद्गम, राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, 1919 तक प्रमुख विचारधाराएं, उदारवादी, उग्रवादी। दोस्तों, आप किसी भी कॉलेज में रहें, इस सिलेबस से जो उदारवादी है और उग्रवादी है, ये 2 नंबर में पूछे जाने की ज़्यादा संभावनाएं रखते हैं। और जो बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन है ये, और राष्ट्रवाद के विभिन्न आयाम, ये ऐसे 2 टॉपिक है जो 5 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद दूसरी यूनिट में आते हैं गांधीवादी आंदोलन, किसान आंदोलन एवं गांधी जी असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। तो इनमें से कई बार या तो ऐसा पूछ लिया जाता है कि गांधी जी के पूरे ही आंदोलन पूछ लिए जाते हैं, या फिर ज़्यादातर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है या भारत छोड़ो आंदोलन है, इन्हें 5 नंबर में पूछा जाता है। तीसरी यूनिट में देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन के कारण, प्रभाव एवं द्वितीय चरण। कारण प्रभाव के बाद में प्रथम और द्वितीय चरण आपको बताने हैं कि कैसे पहले चरण में आप देखते हैं जो बंगाल विभाजन के समय के क्रांतिकारी थे, दूसरे चरण में आप भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों को देखते हैं। दोस्तों, इसके बाद में देखिए सांप्रदायिक राजनीति और विभाजन, सुभाष चंद्र बोस और INA। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इन टॉपिक्स में से लगभग 90% टॉपिक्स में आपको वीडियोस MA 4th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। दोस्तों, स्वतंत्र भारत, नवीन भारत का दृष्टिकोण, देशी राज्यों का विलय, सुनियोजित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ, भूमि प्रश्न 1 और औद्योगिक नीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और तकनीकी, विदेश नीति, कूटनीतिकता, महिलाओं की स्थिति, हिंदू कोड बिल और अन्य संप्रदाय। यानी कि 5वीं यूनिट में इन्होंने 1947 के बाद भारत की ज़्यादातर पॉलिसीज़ को खींच लिया है, जिनके बारे में आपको समझना है। और मुझे लगता है कि अगर आप MA के सिलेबस को बहुत डीप और अच्छे तरीके से पढ़ें तो आप नेट, JRF जैसे एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू कोड बिल नेट के एग्ज़ाम में है, गुटनिरपेक्षता नेट के सिलेबस में है। तो दोस्तों, अगर आप नेट, JRF की तैयारी करना चाहते हैं या फिर PSC लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो अपने MA की तैयारी को इस तरह से कीजिए कि आप बहुत अच्छे से पढ़ें, ऊपर से ना पढ़कर डीप में पढ़ें। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री आप LP शर्मा जैसे डीप में लिखने वाले राइटर से पढ़ें, आप आधुनिक भारत बिपिन चंद्र से पढ़ें, NCERT से पढ़ें। तो इससे आप एक एग्ज़ाम के साथ साथ आप बहुत सारे एग्ज़ाम में हिस्ट्री के पोर्शन को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद में देखिए तीसरा पेपर आता है पर्यटन का इतिहास में अनुप्रयोग, हिस्टोरिकल एप्लीकेशन इन टूरिज्म। पहली यूनिट है उत्तर भारत की प्रमुख ऐतिहासिक नगर एवं पर्यटन स्थल। इसमें कौन कौन से हैं? अमृतसर, दिल्ली, आगरा, जयपुर एवं उदयपुर। दूसरी यूनिट में है मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक नगर एवं पर्यटन स्थल, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, अमरकंटक, मंडला। यह मध्य प्रदेश के कॉलेज का सिलेबस है, इसलिए इसमें एक यूनिट मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक नगर है। हो सकता है आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश के नगर हों, आप बिहार से हों तो बिहार के नगर हों। अगर आपके सिलेबस में ये यूनिट है तो एक यूनिट में तो आपको आपके राज्य के पर्यटन के बारे में पढ़ना होगा। भारत में लोक कला एवं संस्कृति, हस्तशिल्प कला, प्रकार, नृत्य कला, लोक संस्कृति के विविध आयाम, जनजातीय विवाह, मध्य प्रदेश के उत्सव एवं मेले।
चौथा यूनिट आता है धर्म एवं त्यौहार। हिंदू, जैन एवं बौद्ध धर्म के प्रमुख धार्मिक स्थल एवं उनका पर्यटन महत्व। भारत के प्रादेशिक त्यौहार। संग्रहालय, भारत के प्रमुख संग्रहालय एवं उनका महत्व। फिर आता है पर्यटन निर्देशक, योग्यताएं एवं नियुक्ति, प्रकार एवं कार्य, गाइड के लाभ एवं उसकी कठिनाइयाँ। इसके बाद में देखिए चौथी यूनिट आती है मराठों का इतिहास 1720 से 1818, क्योंकि तीसरे सेमेस्टर में 1627 से यानी कि शिवाजी से लेकर 1720 तक की बात हो चुकी थी। तो अब यहाँ पर ये इन आगे के 100 सालों 98 वैसे तो 100 सालों का इतिहास इन्होंने 4th सेमेस्टर में डाला हुआ है। तो पहली यूनिट में आपको देखना है पेशवा बाजीराव प्रथम, मराठा साम्राज्य का विस्तार, निजाम से संबंध एवं व्यक्तित्व एवं उपलब्धियां। प्रमुख मराठा राज्य की बात करें तो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, इनके बारे में आपको बताना है। बालाजी बाजीराव, आंतरिक एवं बाह्य नीति, व्यक्तित्व एवं उपलब्धियां। तृतीय पानीपत का युद्ध जो कि 1761 में हुआ था। पेशवा माधवराव नारायण राव महादजी सिंधिया, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। मराठों का पतन, पेशवाओं के अधीन मराठा प्रशासन, राजस्व व्यवस्था तथा चौथ एवं सरदेशमुखी। दोस्तों यहाँ पर आपको सजेशन भी है बुक रीडिंग के, लेकिन आपको यह किताबें नहीं पढ़नी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप वाली है। इतने डीप में भी आपको जाना नहीं है, आपको अच्छी सी किताब देखकर पढ़ना है ताकि आप न केवल एमए की अच्छी तैयारी कर सकें बल्कि आप नेट जेआरएफ जैसे एग्ज़ाम्स भी दे सकें। नेट जेआरएफ देने का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपका जेआरएफ क्लियर हो गया है तो आपको बहुत आसानी से 40-45 हज़ार रुपये हर महीने मिलेंगे पीएचडी के लिए। किसी भी छोटे से कॉलेज से पीएचडी करो और साथ ही साथ अपनी और दूसरी पढ़ाई भी जारी रखो, तो इससे आपको पैसे भी मिलेंगे और आप और दूसरा भी पढ़ सकेंगे, क्योंकि आपको लगातार पीएचडी के लिए थोड़ा ना पढ़ना पड़ेगा। आप अगर किसी नॉर्मल से कॉलेज से करोगे तो आपको बहुत सारी छूट मिल जाएगी और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पैसे भी मिलेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी, तो घर वालों की तरफ से दबाव नहीं रहेगा काम करो काम करो। और एक ऑप्शन ये भी हो जाता है कि आप नेट जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं तो फिर जब आप पीएचडी कर लेते हैं और उस दौरान अगर आपने तैयारी की, कोई नौकरी नहीं भी मिली, तो आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप किसी कॉलेज में अगर जाकर पूछेंगे कि भैया मैं पढ़ सकूँ क्या, तो वो बोलेगा कि कितने लोगे भैया पैसे, और आसानी से 30-40 हज़ार तक की जॉब आपको मिल जाएगी। शहर के हिसाब से बड़े शहरों में ज़्यादा सैलरी भी मिल सकती है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो काफ़ी बोरिंग लगा हो, अच्छा ना लगा हो तो माफ़ी चाहता हूँ। वीडियोस के टॉपिक से जुड़े काफ़ी सारे वीडियोस आपको एमए हिस्ट्री 4th सेम की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, सकारात्मक बने रहना ज़रूरी है, क्योंकि सफलता इसी से ही मिलती है। और कहते भी हैं अक्सर कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, और पॉजिटिव लोगों का जो ऑरा रहता है उनके पास जब हम जाते हैं तो हमें भी लगता है कि इनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। इसलिए जब आप पॉजिटिव रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं, तो आप इनडायरेक्टली अपने आसपास के लोगों को खुशी पहुंचाते हैं। इसलिए सकारात्मक रहिए। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।